आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि आज का हमारा टॉपिक सोशल मीडिया पर हाईलाइटेड जो टॉपिक चल रहा है सेव अरावली, ये है हमारा आज का टॉपिक। हम लोग केवल सोशल मीडिया पर जो मुद्दा चल रहा है उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे अरावली कब फॉर्म हुआ, अरावली है क्या, कितने एरिया में फैला हुआ है, इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और फिर आप डिसाइड करिएगा कि जो मुद्दा चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके लिए हज़ारों की भीड़ जयपुर में, राजस्थान में इकट्ठी हो रही है, वो सही है या नहीं है। टॉपिक शुरू करते हैं हमारा, द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो कि हमें इस पिक्चर में दिख रही हैं, इतनी ब्यूटीफुल हिल्स जो हैं, आपको पता है इनका फॉर्मेशन मनुष्य के बनने से पहले, क्या जब कायदे से अर्थ भी फॉर्म नहीं हुई थी तब इनका फॉर्मेशन हो गया था। हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ पर जब क्रस्ट फॉर्म हो रही थी, ये अर्थ पर जब पूरी तरीके से अर्थ की सरफेस भी फॉर्म नहीं हुई थी, उस टाइम पर बने हुए जो पर्वत हैं उनमें से एक पर्वत है अरावली रेंज, जिसका फॉर्मेशन लगभग 1.8 से 2.5 बिलियन ईयर एगो, पहले बिलियन, इतने साल पहले अरावली रेंज का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। और आप जानते हैं हिमालयाज रफली 50 मिलियन साल पहले फॉर्म हुए हैं, जो कि अरावली की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत नए पर्वत हैं। जब अरावली बन रहे थे तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जो अरावली रेंज है इसका फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन एरा में। प्री कैम्ब्रियन एरा इतने पहले ये फॉर्म हुए हैं, इसीलिए ये ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर हैं अर्थ के। अरावली जब बन रहे थे उस टाइम हमारी अर्थ पर जो जीवन था वो माइक्रोस्कोपिक स्टेज में था। माइक्रोस्कोपिक में भी यूकैरियोट्स नहीं थे, उस टाइम पर प्रोकैरियोट्स थे, बीजीए के फॉर्म में। बायोलॉजी स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। वहाँ पर उस टाइम साइनोबैक्टीरियाज वाली एज थी। तो जो करोड़ों साल पहले बना हुआ पर्वत है उसमें से है हमारी अरावली रेंज। अरावली रेंज ग्लोबल एलीट क्लब का हिस्सा है। ग्लोबल एलीट क्लब ये उस समय के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जब अर्थ की क्रस्ट ठंडी होकर सख्त हो रही थी। उस क्लब में क्या क्या आता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ग्लोबल एलीट क्लब जो है इसमें शामिल किया गया है अरावली रेंज को। अरावली रेंज के अलावा इनके अलावा सिंहभूम क्रेटन जो झारखंड और उड़ीसा में है। हमारे यहाँ का बुंदेलखंड रीजन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं। जो अरावली के निर्माण के समय जो प्लेट्स शामिल हुई थी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से अरावली का निर्माण हुआ है, वो बुंदेलखंड रीजन ही है। इसके अलावा जो ग्लोबल एलीट क्लब है उसमें कैनेडियन शील्ड, ये भी उसका हिस्सा है। कैनेडियन शील्ड ऑब्वियसली कनाडा में है। और पिलवारा क्रेटन जो है ये भी उसी एलीट का हिस्सा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कुछ ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो उस समय बने थे जब अरावली बना था। अरावली जो है इसके हम टोटल एक्सटेंट्स की अगर हम बात करें तो लंबाई जो है इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर की है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो दक्षिण में 120 किलोमीटर तक है, जो उत्तर में दिल्ली की तरफ जाते जाते सक्रिय हो जाती है और 6 से 10 किलोमीटर तक रह जाती है। ऊंचाई की अगर हम बात करें, जिस पे कि ज़्यादातर विवाद चल रहा है, इसकी कई पहाड़ियाँ जो हैं उनकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर है, लेकिन लगभग 80 से 90% जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक की है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर की है, 1722 मीटर। लेकिन अभी भी ध्यान रखिए कि इसकी जो लगभग 80 से 90% जो चोटियाँ हैं, इसकी जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊंचाई 100 मीटर तक की ही है। इसका एरिया अगर हम बात करें तो ये हमारे 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट किसके पास है? राजस्थान के पास, 80% तक का हिस्सा। गुजरात में ये पालनपुर के पास खेड़ ब्रह्मा से शुरू होता है। हरियाणा में भी इसका काफ़ी हिस्सा है। और लास्ट में रायसीन हिल्स, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, वहाँ पर जाते जाते ये खत्म हो जाती है, इसकी जो रेंज है वो खत्म हो जाती है। तो जो पूरी बात चल रही है कि अरावली को काट देना चाहिए, या काट देना चाहिए एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ एक परिभाषा चेंज करके अरावली के लिए क्या दे दिया गया है कि भाई जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं उनका खनन किया जा सकता है। तो इंसानों की एक टेंडेंसी है हर चीज़ को अपने इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स के हिसाब से तोलना। तो हम लोग पहले इसके बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं, बाकी क्या चीज़ सही है और क्या गलत है इस पर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। इंडिया में ये
डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक बैरियर फॉर्म करती है। उत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि थार से जो रेतीली हवाएं आती हैं उसको ये पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। अदरवाइज दिल्ली और हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा अभी तक रेगिस्तान बन चुका होता। सेकेंड इंपॉर्टेंस है वाटर टावर एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली की चट्टानों में दरारें हैं जो बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर सूखने में मदद करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम माने तो अरावली की 1 हेक्टेयर ज़मीन साल भर में लाखों लीटर पानी ज़मीन के अंदर भेजती है। तो ये वाटर टावर की तरह या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रिवर। कई सारी रिवर्स जैसे बनास, लूनी, साबरमती, साहिबी, ये जो रिवर्स हैं ये अरावली से निकलती हैं या उन्हें इनसे इस पर्वत श्रृंखला से पानी मिलता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये ग्रीन लंग्स की तरह दिल्ली एनसीआर के इलाकों के आसपास जहाँ पे ऑलरेडी AQI 1000 के आसपास पहुँच गया है, वहाँ पर ये ग्रीन लंग्स की तरह काम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंस कि ये डस्ट स्टॉर्म से बचा रहे हैं। डस्ट स्टॉर्म जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो थार से रेतीली हवाएं चल रही हैं, अगर वो हरियाणा और दिल्ली के बड़े भाग को रेगिस्तान बनाएंगी तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ये बालू जो है वो हिमालय पर भी जमना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके हिमालय भी मेल्ट होने लगेगा। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट, रिच बायोडाइवर्सिटी जोन, क्योंकि इस पर जंगल हैं, इस पर पेड़ पौधे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी जोन भी है। और अभी हाल ही में 2025 में ही एक नया फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ अरावली हिल्स के लैंडस्केप में जयपुर के पास में खोजी गई है। पोर्टुलिका भारत जिसको नाम दिया गया है, ये डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में अभी रखा गया है इसको। येलो कलर का फ्लावर निकलता है, तो ये यहाँ की प्रॉपर लोकल स्पीशीज़ है। ढोक ट्री जो कि यहाँ की क्लाइमैक्स स्पीशीज़ है, जिनको सिग्नेचर ट्री ऑफ अरावली भी कहते हैं। ये ढोक ट्री यहाँ की अंतिम और स्थिर अवस्था है जो अरावली के जंगल का 80% पार्ट बनाती है और एक कार्बन सिंक की तरह वर्क कर रही है, कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए वर्क कर रही है। इसके अलावा एनिमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ जैसे कि अरावली हिल्स गेको और रेत की छिपकली, ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो यहीं पर प्रॉपरली पाई जाती हैं। इसके अलावा ये विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। तो अगर अरावली रेंजेस को नुकसान हुआ तो कई सारी स्पीशीज़ जो कॉमन हैं भारत में और वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, और उनके अलावा कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो कहीं और नहीं मिलती हैं विश्व में, उन सब पर खतरा है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अरावली रेंज जो है वो क्लाइमेट चेंज फाइटर की तरह वर्क कर रही हैं। ये कार्बन सिंक की तरह वर्क कर रही हैं, जो भी CO2 है उसका एब्जॉर्प्शन कर रही है। और CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर इतने सारे पेड़ जंगल एक साथ कटेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और उसकी वजह से ख़राब इम्पैक्ट केवल दिल्ली NCR, केवल राजस्थान, केवल गुजरात या केवल भारत पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल जियोलॉजिकल हेरिटेज। मैंने आपको बताया है कि अरावली हिल्स कितने पुराने हैं। मानव सभ्यता तो छोड़िए, जब यूकैरियोट्स तक का विकास नहीं हुआ था उस समय से अरावली रेंजेस बन रहे हैं। गाइडिंग मानसून, ऑब्वियसली ये मानसून को डायरेक्शन देते हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। कई रीजन्स में खेती का जो मेन इरिगेशन का सोर्स है वो वर्षा ही है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो मध्य एशिया और यूरोप से उड़कर आती हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स हुई या फिर बार हेडेड गिकूज हुए या कई तरह की ईगल्स जो कि सर्दियों में भारत आते हैं, उस समय ये अरावली रेंजेस को, अरावली में जंगलों और झीलों को अपने रेस्ट स्टॉप की तरह यूज़ करते हैं। और अगर अरावली नहीं होगी तो इनका ग्लोबल माइग्रेशन साइकिल टूट जाएगा। तो ये है अरावली के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जो आपको ये तय करने में हेल्प करेगी कि अरावली का संरक्षण कितना इंपॉर्टेंट है। अब अरावली संरक्षण का मुद्दा क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। अरावली संरक्षण पर बार बार अरावली के अवैध खनन पर विचार होता रहा है और कई इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान भी आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। इस बार जो मुद्दा तूल पकड़ रहा है वो है परिभाषा को चेंज करने का। क्योंकि परिभाषा क्या चेंज कर दी गई है कि भाई जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीची हैं उनको अरावली में शामिल नहीं किया जा रहा है या उन रेंजेस में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि खनन करने वालों को एक छूट मिल जाती है जो 100 मीटर से नीची है। 100 मीटर से नीची मतलब अगर 99 मीटर भी है तो भी अरावली रेंजेस नहीं है, तो आसानी से उनको काटने का, वहाँ पर माइनिंग का, वहाँ पर खनन करने का, कुछ भी नया बनाने का, ये सारी आज़ादी उन लोगों को मिल जाती है। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि हम अरावली रेंजेस को ऐसा देखना चाहते हैं या फिर हरा भरा देखना चाहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।